ऑडियो बुक आपका भविष्य आपके हाथ में। प्रश्न, संयुक्त परिवार का महत्व। सर, आचार्य महाप्रज्ञ के साथ मिलकर लिखी गई आपकी पुस्तक फैमिली एंड नेशन मैंने पढ़ी। यह पुस्तक संयुक्त परिवार के महत्व को बढ़ावा देती है। सर, मैंने देखा है कि महिलाओं व पुरुषों की भूमिका में आए बदलाव, रोजगार के बेहतर अवसरों और प्रौद्योगिकी में उत्तरोत्तर विकास के चलते दूर देशों के बीच आवाजाही में बढ़ोतरी के साथ संयुक्त परिवार की अवधारणा में गिरावट आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े परिवारों में एक दूसरे पर निर्भरता की जगह लोगों में स्वतंत्र रूप से अलग रहने और स्वावलंबी बनने का रवैया जोर पकड़ रहा है। पहले जो एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहकर जीवन बिताने का चलन था, वह साझा मूल्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन आज उसमें समायोजन और समझौता जैसे मुद्दे उठ रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं और चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार को देती हूं। मैं एक दयाभाव के साथ लोकहित में काम करने वाली चिकित्सक बनने का सपना देखती हुई बड़ी हुई हूं। मेरे व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान मेरे परिवार और मेरे ससुराल वाले अपनी मर्जी से मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरे बच्चों की देखभाल की, जिससे मैं अपना करियर वैसा बना सकी जैसा बनाना चाहती थी। सर, केवल आप ही पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझा सकते हैं कि वे एकल परिवार में रहने वाले पति पत्नी की स्वायत्तता का सम्मान करें और उन पर अपने कठोर निर्णय ना थोपें, जिनके कारण उनके संबंधों में दरार पैदा हो सकती है। तानाशाही और सलाह देने वाले बड़े बुजुर्ग की भूमिका दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों बातों को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान दर्शाते हैं कि खान-पान, व्यायाम, जीन्स या स्थान के मुकाबले परिवारोन्मुख जीवन शैली से ही एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में एक सामाजिक आंदोलन शुरू करें। एक चिकित्सक के रूप में मैंने देखा है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले रोगी पारिवारिक सहयोग विहीन रोगियों के मुकाबले अपने रोग से जूझने, निर्णय लेने की उधेड़बुन और अंतर विरोध की स्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अपनी शादी को टूटने से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों के पास जाने वाले अधिकांश जोड़े एकल परिवारों से होते हैं। हमारे पास समाधान की तलाश में आने वाले एकल परिवार के लोगों के विपरीत संयुक्त परिवारों में घर के बड़े बुजुर्ग उनकी सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए मौजूद होते हैं। परिवार वो है जिसमें कोई पीछे नहीं छूटता और ना ही किसी को भुलाया जाता है। डेविड ऑगडेन स्टीयर्स। अब तक के समूचे इतिहास में हर एक संस्कृति में परिवार समाज की आधारभूत बुनियादी इकाई रहा है, लेकिन आज कई मायनों में ये इकाई संकट से घिरी लगती है। विकसित देशों में बदलती आर्थिक स्थितियों और उपभोग के नए ढांचों से ऐसे परिवारों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं। उनके पास अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी समय नहीं होता। समाज में तलाकों की बढ़ती प्रवृत्ति से लोगों में वैवाहिक असुरक्षा की भावना घर करने लगी है। अन्य सामाजिक ताकतों ने बड़े पैमाने पर विस्तृत परिवार, कार्यस्थल, आस पड़ोस और समाज से मिलने वाली सहायता में भी कमी करने में अपनी भूमिका निभाई है। विकासशील देशों में ऐसी प्रवृत्तियां गरीबी, पर्यावरणीय दुर्दशा, पुरुषों व स्त्रियों के बीच बढ़ती असमानताओं और वैश्विक महामारियों, विशेष रूप से एचआईवी, एड्स जैसी बीमारियों के उदय होने से समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। अपनी पुस्तक में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने और मैंने परिवार को एक राष्ट्र की बुनियाद के रूप में और व्यक्ति को एकत्रता और विकास के लाभार्थी के रूप में पेश किया है। हमने पुस्तक में सशक्तिकरण, भागीदारी और किसी काम में सभी लोगों को सम्मिलित करने पर जोर दिया है। परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई है और इसकी मजबूती अभिन्न है और समूचे विकास का केंद्र है। मजबूत परिवार सामाजिक व आर्थिक विकास में सुधार लाने के लिए किए गए
समग्र प्रयास के केंद्र में होता है। ये स्थायी समुदायों की उत्पत्ति करता है और वैश्विक समृद्धि में बढ़ोतरी करता है। किसी व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से मजबूत परिवार होने के कई लाभ हैं। एक परिवार इसके सदस्यों के लिए प्रत्येक स्थिति में सबसे बड़ा सहारा होता है और कठिन समय में उनके लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मजबूत परिवारों में लोग अपेक्षाकृत स्वस्थ व प्रसन्न रहते हैं और वे बेहतर ढंग से आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में देखें तो समूची सभ्यता की सामान्य व समग्र उन्नति में परिवार का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह परिवार ही होता है जिसमें नैतिकता के बुनियादी मूल्य जन्म लेते हैं। ये परिवार ही है जिसमें सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सामाजिक संवाद की आवश्यक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। और ये एक मजबूत परिवार का आधार ही होता है कि जिससे व्यक्ति समग्र रूप से समाज को अपना योगदान देने में सक्षम हो पाते हैं। ऐतिहासिक रूप से धर्म पारिवारिक सामंजस्य के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। विवाह, तलाक, बच्चों के पालन पोषण और उनमें डाले जाने वाले मूल्यों से संबंधित सभी कानून पारंपरिक रूप से धर्म से ही बनते हैं। किंतु आज धर्म और परिवार के मध्य का संबंध संकट में है। सबसे पहले तो अब परिवार के लिए पारंपरिक पुरुष सत्तात्मक ढांचे पर लोगों का विश्वास नहीं रहा और यह उचित भी है कि महिलाओं के उत्पीड़न, बच्चों के पालन पोषण की कड़ी प्रथाओं और पुरुष शक्ति को बचाकर रखने के पारिवारिक जीवन के इस ढांचे को अनुचित व अन्यायपूर्ण माना जाता है। कई पश्चिमी देशों में पुरुष सत्तात्मक व अधिकारवादी ढांचे की असफलता ने एक विकल्प को बढ़ावा दिया है। अपने स्वरूप में अधिक उदार और धर्मनिरपेक्ष इस विकल्प ने महिलाओं को पारिवारिक निर्णयों में एक समान भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है और ये उचित भी है। लेकिन इसके साथ साथ इस ढांचे ने बच्चों के लालन पालन में एक प्रकार की स्वतंत्रता के दरवाजे खोलकर धार्मिक शिक्षाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नैतिकता की मजबूत भावना को खारिज कर दिया है। बच्चों के लालन पालन में इस स्वतंत्रता से अक्सर बच्चों में आत्मसंतुष्टि के अलावा जीवन मूल्यों अथवा नैतिक निर्णय की कोई भी मजबूत भावना पनप ही नहीं पाती। ऐसे मूल्यों पर एक सफल विश्व का निर्माण करने की कल्पना करना भी कठिन है। तो फिर आखिर इसका विकल्प क्या है? अभी आपने मुझे एक सामाजिक आंदोलन की पहल करने की सलाह दी है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं पति पत्नी के संबंधों में और इसके साथ साथ अभिभावकों और बच्चों के बीच उनके अधिकारों व जिम्मेदारियों के संबंध में आपसी समझ को रेखांकित करके उनमें समानता और भावनात्मक पारस्परिकता को अवश्य स्थापित करने की कोशिश करूंगा। और हमें यह भी महसूस करना होगा कि आज के समय में संयुक्त परिवार की परिभाषा लगातार बदल रही है, क्योंकि आज एक संयुक्त परिवार के सदस्यों में मित्रों व पड़ोसियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि वे मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में एक संयुक्त परिवार प्रणाली में निश्चित रूप से यह स्वाभाविक क्षमता होती है कि वे कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान निकाल सके। जबकि न्यूक्लियर परिवारों में जहां समस्याओं का समाधान खोजने का तंत्र नदारद होता है, समस्याएं बहुत गंभीर बन जाती हैं। इसलिए मेरे विचार में संयुक्त परिवार प्रणाली विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बहुत अनुकूल है। गुणों की मल्लिका। प्रश्न। सर, मैंने कहीं ये पढ़ा कि आप अपने शिक्षक श्रद्धेय फादर चिन्नादुरई से प्रतिवर्ष मिलने जाते हैं, जिन्होंने आपको 1950 और 1954 के बीच तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी थी। एक छात्र के रूप में आपके मन में अपने शिक्षक के लिए जो कृतज्ञता की गहरी भावना है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं और इस बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आईं। दुर्भाग्य से आज कृतज्ञता के इस भाव की बेहद कमी दिखाई देती है।
दो जगह इस भाव की कमी हमें बुरी तरह खलती है। एक तो घर पर और दूसरे वहां जहां हम काम करते हैं। मेरे पति अपने मन में ये मान कर चलते हैं कि मुझे मालूम है कि वो मेरे काम को सराहते हैं और इसीलिए वो मेरे कामों के लिए मेरी तारीफ करने या मुझे धन्यवाद देने की परवाह ही नहीं करते। इसी प्रकार मेरे दोनों बच्चे भी ये सोचते हैं कि दिन रात उनकी जरूरतों और मांगों के मुताबिक काम करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मुझे अपने कर्तव्य निभाने के लिए धन्यवाद की जरूरत क्यों होनी चाहिए? यही हाल वहां है जहां मैं काम करती हूँ। मैं अपने काम को और बेहतर ढंग से करने की कितनी भी बढ़ चढ़कर कोशिश करूं, फिर भी मेरे प्रबंधक बमुश्किल ही मुझे कभी धन्यवाद देते हैं। जाहिर है कि काम की अहमियत को सही तरह से न आके जाने और उसके लिए सराहना न किए जाने से मुझे बहुत ठेस पहुंचती रही है और इससे मेरे अंदर एक गुस्सा भर गया है। लेकिन जब आपने बताया कि कृतज्ञता किसी के शुक्रगुजार होने से कहीं बढ़कर है, तो मेरी समझ में आया कि हम किस प्रकार अपने भीतर का सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करके और उसके फलस्वरूप दूसरों का सर्वश्रेष्ठ पाकर एक दूसरे को कृतज्ञता का मूल्य समझा सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप अपने प्रयासों से अन्य लोगों में कृतज्ञता का भाव जगा नहीं पाते, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृतज्ञता हमें हमसे बाहर ले आती है, जहां हम खुद को कहीं बड़े और जटिल इंटरनेट के एक हिस्से के रूप में देख पाते हैं। रॉबर्ट एमंस। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन दिनों कृतज्ञता नैतिक व्यवहार का हिस्सा नहीं रह गई है और इस कारण सामूहिक रूप से हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। जब रोमन दार्शनिक सिसरो ने यह कहा था कि कृतज्ञता सभी गुणों की देवी है, तो निश्चित रूप से उनके कहने का अर्थ ये कदापि नहीं था कि कृतज्ञता अपने निजी सुख की ओर किया गया एक प्रयास है। कृतज्ञता नैतिक रूप से एक जटिल प्रवृत्ति है और इस गुण को अपना मूड सुधारने के लिए या खुश होने की भावना को महसूस करने के लिए एक तकनीक या एक रणनीति में परिवर्तित कर देना अन्याय होगा। इसी तरह कृतज्ञता को केवल एक आंतरिक भावना तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। विचारों के इतिहास में कृतज्ञता को एक क्रिया माना जाता है। उदाहरणार्थ, किसी की कृपा का उत्तर देना न केवल अपने आप में एक सद्गुण है, अपितु ये समाज के लिए भी बहुमूल्य है। किसी को प्रत्युत्तर देना एक अच्छी चीज है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ट्यूलियस सिसरो ने कहा था, दयालुता के बदले में दयालुता दिखाना आवश्यक है। और रोमन वक्ता और लेखक सेनेका का कहना था, जो व्यक्ति कोई लाभ प्राप्त करते हुए आभार जताता है, तो वह वास्तव में अपने ऋण की पहली किश्त का भुगतान करता है। समय के साथ साथ कृतज्ञता को एक गंभीर अवगुण के रूप में देखा जाने लगा। वास्तव में कृतज्ञता जितना बड़ा गुण है, कृतज्ञता उससे कहीं ज्यादा बड़ा अवगुण है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कैंट ने लिखा था कि कृतघ्नता दुष्टता का मूल है। स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम का विचार था कि कृतघ्नता किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सबसे जघन्य और अप्राकृतिक अपराध है। कृतज्ञता खुशी के लिए अत्यंत महत्व रखती है क्योंकि ये खुशी प्रदान करती है। ब्रूस लिप्टन ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में कृतज्ञता और खुशी के बीच के संबंध को दर्शाया है। उन्होंने प्रमाणों के आधार पर लिखा कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संबंध परक लाभों की व्यापक श्रृंखला का संबंध कृतज्ञता से होता है। कृतज्ञता न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। कृतज्ञता इंसान को स्वस्थ करती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है और कई मायनों में इस धारणा के साथ लोगों के जीवन को बदल कर रख देती है कि सद्गुण अपने आप में एक पुरस्कार है और इससे अन्य पुरस्कार भी पैदा होते हैं। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन चुकी कृतज्ञता का संबंध सकारात्मक गुणों जैसे सहानुभूति, क्षमा
और दूसरों की मदद करने की इच्छा से है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के स्वभाव में कृतज्ञता है, वे अपने कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने मित्रों को भावनात्मक सहारा देते हैं। इस विषय पर कई अध्ययन किए गए हैं और ये पाया गया है कि जो लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उन्हें ज्यादा मददगार, ज्यादा मिलनसार, ज्यादा उम्मीदों से भरा माना जाता है। मोटे तौर पर कृतज्ञता एक ऐसा धागा है जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है। कोई व्यक्ति कृतज्ञता के बिना मानव संबंधों की केवल कल्पना ही कर सकता है। समाज तभी फलता फूलता है जब कृतज्ञता को इसकी नैतिक पूंजी के मूलभूत घटक के तौर पर लिया जाता है। मेरे विचार में कृतज्ञता संबंधों में बिगाड़ पैदा होने से बचाने वाली एक सुरक्षा दीवार है। मित्रता व शिष्टता में भी इसका सकारात्मक योगदान रहता है। कृतज्ञता जहर भरी भावनाओं को कम करती है और समाज विरोधी आवेगों और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव को रोकती है। कृतज्ञता के लिए कठिन प्रयास किए जाने की जरूरत होती है। ये भावना इतनी आसानी से अथवा अपने आप ही नहीं आती और इसलिए कृतज्ञतापूर्ण होने की सोच और वैसा ही व्यवहार अक्सर सैद्धांतिक अवधारणाएं बनकर रह जाती हैं। इन सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवहारिक अमल में लाने के लिए पूरी इच्छा शक्ति और सोच विचार के साथ की गई कोशिश की जरूरत होती है। ऐसे सामाजिक टीकाकारों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनका मानना है कि आधुनिक युग में लोगों में कृतज्ञता जैसे गुण की लगातार कमी होती जा रही है और इतिहास को देखें तो शायद पहले के दौर के मुकाबले अब हम कृतज्ञता के भाव से दूर होते जा रहे हैं। आज मानवीय संबंधों में कृतज्ञता की भावना का निरंतर ह्रास हो रहा है और ये बात हमारी संस्कृति के भीतर एक महामारी का रूप ले रही है, जहां हम अपने कर्तव्यों व दायित्वों की तुलना में अपनी पात्रता और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि आज माता-पिता के मन में अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा डर है हताशा और असंतोष का, जो बच्चों में तब उत्पन्न होते हैं जब वे समझते हैं कि जिंदगी से उम्मीदें रखने का उन्हें हक है, लेकिन वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। सही मायनों में कृतज्ञता का वास्ता बातों को याद रखने से है। इसलिए मेरे लिए जब भी संभव होता है, मैं श्रद्धेय फादर लैडिस्लॉस चिन्नादुरई से मिलने के लिए चला जाता हूँ। यदि वर्तमान जीवन में कृतज्ञता का कोई संकट है, तो वो केवल इसलिए है क्योंकि आज हम सामूहिक रूप से चीजों को भूल गए हैं। हम अपने जीवन में जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं, उसके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना समाप्त हो चुकी है। जिन महान हस्तियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे दी, हमारे भीतर उनके प्रति भी कृतज्ञता का अभाव है। आज हम जितनी भी चीजों से भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सबके लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता जैसी कोई भावना नहीं है, जबकि दूसरी ओर कृतज्ञ व्यक्तियों ने अपने मन में दूसरों द्वारा उन पर दर्शाई गई दया की सकारात्मक स्मृतियां संजो रखी हैं। ये एक ऐसा उपहार है जो ना तो अर्जित किया गया है और ना ही जिसके वे पात्र हैं। कृतज्ञता मन में संजो कर रखी इन स्मृतियों से ज्यादा हृदय में संजोई गई स्मृतियां हैं। एक ऐसा तरीका जिसे हृदय याद रखता है। हृदय में संजोई स्मृति में उनकी स्मृति भी शामिल है जिन पर हम निर्भर हैं, क्योंकि हम अपनी अनिच्छा के कारण अथवा दूसरों द्वारा हमें प्रदान किए गए लाभों को याद न रख पाने के कारण इस निर्भरता को भूल गए हैं। हम इस दुनिया में एक विशिष्ट प्राणी के रूप में आए हैं, जिसे कल्पना करने की शक्ति प्रदान की गई है। हर एक इंसान से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की एकात्मकता को समझे। संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को संबल प्रदान करती है। इस बात को महसूस किए बिना जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। हम सभी प्राणी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो विकास का मार्ग है, अर्थात हम प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बन रहे हैं।
इसलिए आप अपनी ओर से जितना कुछ दे सकते हैं वो देना जारी रखें, क्योंकि आगे केवल यही मार्ग है। अच्छे कार्यों के लिए अपना समय दें और जो लोग दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं उनकी मदद करें। और अगर और कुछ भी नहीं है तो अपने आसपास उनकी उपस्थिति को सम्मान दें और अनदेखा करने की कोशिश ना करें। शीघ्र ही आप महसूस करेंगे कि यदि आपके प्रयासों से अन्य लोगों में बदले में आपके प्रति कृतज्ञतापूर्ण भाव नहीं पैदा होगा, तो ये वास्तव में उनकी असफलता है और आप केवल उनकी परीक्षा लेने के एक माध्यम के रूप में कार्य कर रही हैं।